हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सब भी सही होंगे। माय नेम इज़ हिमांशु मिश्रा और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग प्रीवियस ईयर्स के बोर्ड क्वेश्चन को डील करते हैं। 2 चैप्टर के वीडियो अपलोड हो चुके हैं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस ऑफ एमीन्स। उसी के क्रम में हमने एक और चैप्टर लिया था जिसमें हम लोग डील कर रहे थे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस ऑफ बायोमॉलिक्यूल, और इस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस ऑफ बायोमॉलिक्यूल के 3 वीडियो लेक्चर्स हो चुके हैं। तो जितने लोगों ने इस प्रीवियस ईयर्स के 3 वीडियो लेक्चर्स को नहीं देखे हैं, सबसे पहले आप लोग जाएंगे और प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देखेंगे कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के कौन कौन से वो 3 वीडियो लेक्चर्स हुए हैं। उसको फिनिश करते हुए तब आप लोग आएंगे इस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस ऑफ बायोमॉलिक्यूल के लेक्चर नंबर 4 की तरफ। जब आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के 3 वीडियो लेक्चर कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस ऑफ बायोमॉलिक्यूल लेक्चर नंबर 4। हालांकि मैं एक चीज और आप लोगों से चाहूंगा कि जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं, लाइक तो करें ही करें, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि उनको कौन सा ऐसा क्वेश्चन है। या तो आपको क्लियर हो गया तो लिख दीजिए इट इज क्लियर सर। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है, किस क्वेश्चन में डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उस क्वेश्चन को जरूर लिखें, ताकि जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया है उसको दूसरे टेक्निक से एक बार और मैं आपके लिए सॉल्व कर पाऊं। अगर आप कमेंट बॉक्स में नहीं बताएंगे तो फिर हमको लगेगा ही नहीं कि आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपको। अगर मैं जानूंगा नहीं तो उन प्रॉब्लम्स को दूर कैसे करूंगा। तो आपसे एक छोटी सी हेल्प हम लेना चाहेंगे कि कमेंट बॉक्स में अगर आपको क्लियर हो जा रहा है तो क्लियर सर लिख दीजिएगा, वरना अगर नहीं हो रहा है, किस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है, दोबारा उसको समझाने की जरूरत है, तो एक बार और लिखेंगे, ताकि उस क्वेश्चन को एक अलग से हम वीडियो बना के उस क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन समझ में नहीं आए रहेंगे, उसको हम दोबारा आपको समझाएंगे। तो चलिए जरा हम लोग स्टार्ट करते हैं इस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस ऑफ बायोमॉलिक्यूल का लेक्चर नंबर 4। तो चलिए हम जरा देखते हैं इस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के लेक्चर नंबर 4 के पहले क्वेश्चन को। चलिए जरा हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट आर एंजाइम्स, डिस्क्राइब देयर फंक्शन एंड नेम 2 डिजीजेज विच आर कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ एंजाइम। हम लोगों से पूछा है कि एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम के फंक्शन को बताइए और 2 ऐसे डिजीज बताइए जो कि एंजाइम की कमी की वजह से होते हैं, डिफिशियंसी की वजह से होते हैं। तो एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट, which is composed of protein, which is composed of प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? वो भी ग्लोबुलर प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन। एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम बायोकैटलिस्ट होते हैं, जो किससे मिलके बने होते हैं? तो प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। तो एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट विच इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन। इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, in the living organism, various types of biochemical reactions are taking place like digestion, absorption,
etc. These biochemical reactions are taking place with the help of biocatalyst which is known as एंजाइम्स। देखिए जरा, एंजाइम हमारे बायोकैटलिस्ट होते हैं जो प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। वो भी प्रोटीन कैसा? ग्लोबुलर प्रोटीन। और हम लोग के लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शन होती रहती है, और उस बायोकेमिकल रिएक्शन कौन कौन सी, जैसे कि डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, और भी बहुत सारे, जैसे एनर्जी का रिलीज हो गया। और ये बायोकेमिकल रिएक्शन जो टेक प्लेस करते हैं वो एक बायोकैटलिस्ट के हेल्प से करते हैं, और उस बायोकैटलिस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी बायोकैटलिस्ट को हम लोग बोलते हैं एंजाइम। इसी बायोकैटलिस्ट को हम लोग क्या अगला पॉइंट जरा हम देखें तो एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक फॉर a particular reaction of a particular substrate। क्या कह रहा है? कह रहा है कि एंजाइम जो होते हैं वो वेरी स्पेसिफिक होते हैं, बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं। किस रिएक्शन में कौन सा एंजाइम होगा, किस सबस्ट्रेट के साथ ये फिक्स रहेगा। यानी कोई भी एंजाइम किसी भी केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड नहीं करा सकता। तो एंजाइम्स क्या होते हैं? वेरी स्पेसिफिक होते हैं। अगर ये रिएक्शन कराना है तो उसके लिए यही एंजाइम चाहिए, ये जरूरी होता है। कोई भी एंजाइम किसी भी केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड नहीं करा सकता। अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं C12H22O11 माल्टोज हम लोग लेते हैं, और इस माल्टोज को तोड़ने के लिए माल्टेज एंजाइम आता है, माल्टेज एंजाइम। और ये माल्टेज एंजाइम किस में तोड़ता है? C6H12O6 प्लस C6H12O6। माल्टोज को ग्लूकोज मॉलिक्यूल के अंदर तोड़ते हैं। किस मॉलिक्यूल के अंदर? ग्लूकोज मॉलिक्यूल के अंदर तोड़ते हैं। तो जो ये माल्टोज है उसको माल्टेज एंजाइम आएगा, और ये माल्टेज एंजाइम किस में तोड़ेगा? 2 यूनिट ऑफ ग्लूकोज में। डिजीज की जब हम लोग बात करेंगे कि इस एंजाइम की वजह से कौन कौन से डिजीज होते हैं, देखो अगला क्वेश्चन का, नेम 2 डिजीज विच आर कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ एंजाइम। तो डिफिशियंसी ऑफ एंजाइम की वजह से एल्बिनिज्म होता है और पीकेयू होता है। एंजाइम की डिफिशियंसी एल्बिनिज्म होता है और पीकेयू, पीकेयू का मतलब फेनिल कीटोन यूरिया। तो देखो जरा, इसकी डिफिशियंसी से 2 डिजीज होते हैं, एल्बिनिज्म और पीकेयू। फटाफट से इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जरा हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस हैं, 1-1 नंबर के क्वेश्चंस हैं जो हमारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो देखिए जरा, क्वेश्चन पूछा गया है, राइट द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए एंड आरएनए। डीएनए और आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आप सबको पता होगा कि डीएनए को हम लोग बोलते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए को बोला जाता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, तो आरएनए को बोला जाता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो दिया है कि राइट द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए एंड आरएनए। तो द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड,
while the full form of RNA is राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये क्वेश्चन 1 नंबर का है, बस फुल फॉर्म लिख देंगे हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अगला चलते हैं, दिया है ऑफ द टू बेसेस नेम्ड बिलो, ऑफ द टू बेसेस नेम्ड, 2 बेस के नाम दिए गए हैं और पूछ रहा है कि विच वन इज प्रेजेंट इन आरएनए एंड विच वन इज प्रेजेंट इन डीएनए। 2 बेसेस दिया गया है, एक थाइमीन और यूरेसिल, 2 बेसेस दिया गया है, थाइमीन और यूरेसिल, और हमसे पूछा है, थाइमीन और यूरेसिल दिया गया है और हमसे पूछ रहा है कि थाइमीन और यूरेसिल में से कौन सा डीएनए में पाया जाता है और कौन सा आरएनए में पाया जाता है। तो डीएनए में जो बेसेस पाए जाते हैं वो कौन कौन से पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमीन। डीएनए में जो बेसेस पाए जाते हैं वो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमीन पाए जाते हैं। तो वही जो आरएनए होता है उसमें क्या पाया जाता है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमीन की जगह एक बदल जाता है और वो क्या आ जाता है, यूरेसिल। यूरेसिल। तो दिया है ऑफ द टू बेसेस नेम्ड बिलो विच वन इज प्रेजेंट इन आरएनए एंड विच वन इज प्रेजेंट इन डीएनए। तो थाइमीन जो पाया जाता है वो डीएनए में पाया जाता है, यूरेसिल किस में पाया जाता है, आरएनए में पाया जाता है। डीएनए में पाए जाने वाले 4 बेसेस कौन कौन से, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमीन, और आरएनए में पाए जाने वाले एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल। अगला क्वेश्चन ये भी 1 नंबर का है, जो पूछा गया है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए, वो कौन कौन से डिफरेंट टाइप के आरएनए हैं विच परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, जो कि डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। हमको नाम बताना है कि आरएनए के डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से हैं। तो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल विच परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन, ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो जो ये आरएनए मॉलिक्यूल होता है वो 3 टाइप का होता है। तो आरएनए मॉलिक्यूल्स आर ऑफ 3 टाइप एंड दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। आरएनए मॉलिक्यूल कितने टाइप का, 3 टाइप का, और तीनों मॉलिक्यूल डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करेंगे। वो कौन कौन सा, मैसेंजर आरएनए जिसको हम लोग बोलते हैं mRNA, ट्रांसफर आरएनए जिसको हम बोलते हैं tRNA, और राइबोसोमल आरएनए जिसको हम लोग बोलते हैं rRNA। तो आरएनए मॉलिक्यूल्स आर ऑफ 3 टाइप, मैसेंजर आरएनए जिसको mRNA बोला जाएगा, ट्रांसफर आरएनए जिसको tRNA बोला जाएगा, और राइबोसोमल आरएनए जिसको हम लोग rRNA के नाम से जानेंगे। तो फटाफट से इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जरा हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछा है, एक क्वेश्चन पूछा है 2012 में, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि वेयर डज द वाटर प्रेजेंट इन द एग गो आफ्टर बॉइलिंग द एग। कह रहा है कि एग के अंदर जो वाटर भरा होता है, एग के अंदर जो वाटर की क्वांटिटी होती है या फिर वाटर होता है, वाटर जो प्रेजेंट होता है वो जैसे अंडे को जब हम लोग गर्म करते हैं तो वो कहाँ गायब हो जाता है। तो क्वेश्चन पूछा है 1 नंबर में कि वेयर डज द वाटर प्रेजेंट इन द एग गो आफ्टर द बॉइलिंग द एग। तो जब एग को हीट किया जाता है तो वाटर क्या हो जाता है, तो एग के अंदर होता है प्रोटीन, एग के अंदर होता है प्रोटीन, और जब उस प्रोटीन को हम लोग गर्म करते हैं, एग के अंदर है प्रोटीन, और उस प्रोटीन को जैसे ही हम लोग गर्म करते हैं, गर्म करेंगे तो उसका जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होगा और टर्शियरी स्ट्रक्चर होगा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर और टर्शियरी स्ट्रक्चर जो होंगे वो उसके चेंज हो जाएंगे, लेकिन प्राइमरी स्ट्रक्चर जैसा था वैसा बना रहेगा और उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है उस प्राइमरी स्ट्रक्चर के द्वारा उस वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। कोआगुलेटेड प्रोटीन जो होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। तो जब अंडे को जब हम लोग हीट करते हैं, अंडे को जब हम लोग हीट करते हैं तो उसके अंदर जो प्रोटीन होता है, कोआगुलेटेड प्रोटीन होती है, उसी वाटर को वो क्या कर लेती है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। तो कहाँ जाता है, कहीं नहीं जाता है, उसी अंडे की जो प्रोटीन है उसके द्वारा उस वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो वेयर डज द वाटर प्रेजेंट इन द एग गो आफ्टर द बॉइलिंग ऑफ एग। तो जैसे ही हम लोग एग को क्या करेंगे, हीट करेंगे, उसके अंदर प्रेजेंट जो प्रोटीन है उस वाटर को क्या कर लेगी, वो एब्जॉर्ब कर लेगी। तो देखिए जरा, अपॉन बॉइलिंग द एग डीनेचुरेशन
जब बॉयल किया जाएगा तो डीनेचुरेशन होगा, किसके द्वारा? कोआगुलेशन, कोआगुलेशन के द्वारा। तो ड्यूरिंग डीनेचुरेशन सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर आर डिस्ट्रॉयड। जो एक का सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रॉयड हो जाएगा, लेकिन जो इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो सेम वैसे ही रहेगा, और जो वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है के अंदर उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा कोआगुलेटेड प्रोटीन के द्वारा थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू उस कोआगुलेटेड प्रोटीन को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। क्वेश्चन पूछा था ये 2012 में। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है, 2013 और 2011 में। ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो दिया है नेम द डिफिशियंसी डिजीज, नेम द डिफिशियंसी डिजीज रिजल्टिंग फ्रॉम द लैक ऑफ विटामिन ए एंड ई इन द डाइट। अगर डाइट में विटामिन ए की कमी हो जाए या फिर विटामिन ई की कमी हो जाए तो उसकी वजह से कौन सा डिजीज होता है? तो विटामिन ए की कमी से जो डिजीज होता है उसको जीरोप्थेल्मिया बोलते हैं। विटामिन ए की कमी से जो डिजीज होता है उसको हम लोग जीरोप्थेल्मिया बोलते हैं। और विटामिन ई की वजह से क्या होता है? मस्कुलर वीकनेस आता है, मस्कुलर वीकनेस हो जाएगा अगर आपको। तो डाइट में अगर आप विटामिन ए नहीं ले रहे हैं तो आपको जीरोप्थेल्मिया होने के चांसेस हैं। वहीं विटामिन डी नहीं है तो मस्कुलर क्या होगा? वीकनेस की प्रॉब्लम आपको आ सकती है। तो ये दोनों क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या कि एग के अंदर जो कोआगुलेटेड प्रोटीन है उसी वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू, इसीलिए पानी का एग के अंदर जो पानी भरा है वो कहाँ जाता है? उसी प्रोटीन के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाए। दूसरा कि विटामिन ए और विटामिन ई की वजह से कौन सा डिजीज होता है? तो विटामिन ए की वजह से होते हैं जीरोप्थेल्मिया और विटामिन ई की वजह से होता है मस्कुलर वीकनेस। तो फटाफट से इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। कह रहा है कि बायोलॉजिकल इफेक्ट क्या होगा डीनेचुरेशन जब होगा प्रोटीन का। तो डीनेचुरेशन का मतलब क्या है कि जब प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, जब कुछ ऐसा स्पेसिफिक कंडीशन आ जाए, उस स्पेसिफिक कंडीशन की वजह से जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर था वो जब चेंज हो जाए तो उसी को हम लोग डीनेचुरेशन बोलते हैं। तो डीनेचुरेशन का मतलब क्या? प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर जैसे था वो या तो यूवी लाइट की रेज की पड़ने की वजह से हो जाए या फिर पीएच में चेंज होने की वजह से आ जाए, तो उसी को हम लोग डीनेचुरेशन बोलते हैं। तो डीनेचुरेशन जब होगा तो कह रहा है उसका बायोलॉजिकल इफेक्ट क्या होगा। तो जब डीनेचुरेशन होता है, जब भी डीनेचुरेशन होता है तो प्रोटीन का जो सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर्स होता है वो चेंज हो जाता है। डीनेचुरेशन का मतलब क्या कि प्रोटीन मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को चेंज हो जाना। तो जब प्रोटीन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर चेंज होगा तो डीनेचुरेशन हो जाएगा। तो होगा कैसे? तो जो सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन के वो चेंज होंगे। जो पहले ऑर्डर और स्पेसिफिक कन्फर्मेशन में थे अब वो रैंडम कन्फर्मेशन में आ जाएंगे। पहले जो प्रोटीन का मॉलिक्यूल ऑर्डर्ड था, स्पेसिफिक कन्फर्मेशन को रखता था, जब उसके अंदर डीनेचुरेशन हो गया तो वो रैंडम कन्फर्मेशन रखने लगा। लेकिन एक बात ध्यान में रखनी है कि जो इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर होगा, इसका जिस प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होगा वो डीनेचुरेशन की वजह से कभी चेंज होगा नहीं। तो जब डीनेचुरेशन होंगे तो सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर प्रोटीन मॉलिक्यूल के चेंज हो जाएंगे फ्रॉम ऑर्डर एंड स्पेसिफिक कन्फर्मेशन से रैंडम कन्फर्मेशन की तरफ। लेकिन डीनेचुरेशन जब होगा तो प्राइमरी स्ट्रक्चर इसका कभी चेंज नहीं होगा। क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, या भी ऐसे भी दे सकता है सिर्फ आपसे कि डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो क्या व्हेन द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन चेंजेस ड्यू टू द सेवरल इफेक्ट लाइक चेंज इन पीएच, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ रेज, then it is known as denaturation of protein। और एक और रीनेचुरेशन होता है। तो डीनेचुरेशन की जो हुआ है उससे फिर से हम लोग अगर वो जो प्रोटीन जिस फॉर्म में चेंज हुआ था वो फिर से हम लोग पा लेंगे तो उसको रीनेचुरेशन भी बोलेंगे। फिलहाल एक चीज जानना है कि जब डीनेचुरेशन होगा तो सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर प्रोटीन मॉलिक्यूल का चेंज हो जाएगा, ऑर्डर स्पेसिफिक कन्फर्मेशन से रैंडम कन्फर्मेशन हो जाएगा, लेकिन प्राइमरी स्ट्रक्चर इसका कभी चेंज नहीं होगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है कि द डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन
द डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन कॉज द डिजीज पर्सीनियस एनीमिया। कह रहा है कि पर्नीसियस एनीमिया किसकी वजह से होता है, कौन सा ऐसा विटामिन होता है जिसकी कमी की वजह से पर्नीसियस एनीमिया होता है। तो ये जो कमी के लिए जो विटामिन रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सा है, विटामिन B12। तो विटामिन B12 जो है हम लोग का, जब विटामिन B12 की कमी रहेगी तो फिर पर्नीसियस एनीमिया हो जाएगा। तो हमको ध्यान में रखना है विटामिन B12 जो कि करता है पर्नीसियस एनीमिया। चलिए अगला एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इनवर्ट शुगर पूछा जाता है कि इनवर्ट शुगर क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय इनवर्ट शुगर, इनवर्ट शुगर क्या होता है। तो देखो जरा, सुक्रोज का फॉर्मूला C12H22O11, ये हम लोग का है सुक्रोज मॉलिक्यूल ना, सुक्रोज मॉलिक्यूल। और आप सबको पता है कि जब सुक्रोज मॉलिक्यूल का क्या होता है, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस। तो जब सुक्रोज मॉलिक्यूल का हाइड्रोलिसिस होता है तो क्या बनता है, बनता है हम लोग का C6H12O6 प्लस C6H12O6, यानी एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनता है तो एक क्या बनता है, फ्रक्टोज का मॉलिक्यूल बनता है। किसका मॉलिक्यूल बनता है, फ्रक्टोज का मॉलिक्यूल बनता है। तो जब भी हम लोग देखते हैं कि सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस होता है तो इस सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस की होने की वजह से ग्लूकोज भी बनते हैं और फ्रक्टोज भी बनते हैं। यानी इस सुक्रोज सबसे पहले डेक्स्ट्रो फॉर्म में पाया जाता है। तो सुक्रोज किस फॉर्म में है, डेक्स्ट्रो फॉर्म में होता है, डेक्स्ट्रो फॉर्म में होता है पॉजिटिव साइन में। लेकिन जब ये जो होता है, जब इसका हाइड्रोलिसिस कराया जाता है तो इसका साइन बदल जाता है, वो किस में फॉर्म में आ जाता है, लीवो फॉर्म में आ जाता है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनवर्ट शुगर। यानी पहले ये था डेक्स्ट्रो, लेकिन हाइड्रोलिसिस होने पे ये लीवो में चेंज हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनवर्ट शुगर। तो इनवर्ट शुगर किसको बोलेंगे, जो अगर कोई ऐसा शुगर है, अगर कोई ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो एक डेक्स्ट्रो रोटेशन से अगर वो लीबो रोटेशन की तरफ चला आ रहा है, तो ऐसे शुगर को या फिर कार्बोहाइड्रेट को हम लोग क्या बोलेंगे, इनवर्ट शुगर बोलेंगे। तो इनवर्ट शुगर का जो एग्जाम्पल होता है वो कौन होता है, सुक्रोज होता है। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको बता दिए, फटाफट से इतने का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़े और अगले क्वेश्चन को डील कर सकें। ले लीजिए फटाफट से स्क्रीनशॉट। चलिए हम लोग बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया है हाउ आर विटामिन क्लासिफाइड, विटामिन को कैसे क्लासिफाइड किया जाता है, और नेम ऑफ द विटामिन रिस्पॉन्सिबल फॉर कोआगुलेशन ऑफ ब्लड। वो कौन सा ऐसा विटामिन है जो कोआगुलेशन ऑफ ब्लड, जो ब्लड को कोआगुलेट करने के लिए, जमाने के लिए काम में आता है। तो विटामिन का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है इसको हम लोग देखने जा रहे हैं। तो विटामिन जो होते हैं उनका जो क्लासिफिकेशन किया जाता है वो ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी किया जाता है। किसके बेसिस पे किया जाता है, तो सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे किया जाता है, सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे किया जाता है विटामिन का क्लासिफिकेशन। और इस क्लासिफिकेशन के बेसिस पे दो टाइप के विटामिन होते हैं, एक होता है हमारा फैट सॉल्युबल विटामिन, और दूसरा जो होता है वो हम लोग का होता है वाटर सॉल्युबल विटामिन। देखिए जरा, तो हाउ आर द विटामिन क्लासिफाइड, तो विटामिन को क्लासिफाइड किसके बेसिस पे किया जाएगा, सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे। और जब विटामिन को सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे क्लासिफाइड करते हैं तो विटामिन हमारे दो टाइप के होते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन और वाटर सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन कैसे, किसको कहते हैं, ऐसे विटामिन्स जो या तो फैट के अंदर सॉल्युबल हो या फिर ऑयल्स के अंदर क्या हो, सॉल्युबल हो। ऐसे विटामिन्स जो या तो फैट के अंदर सॉल्युबल हो जाए या फिर ऑयल के अंदर सॉल्युबल हो जाए, उसको हम लोग फैट सॉल्युबल विटामिन कहते हैं। और ऐसे विटामिन्स जो कि वाटर के अंदर सॉल्युबल हो, किसके अंदर सॉल्युबल हो,
वाटर के अंदर सॉल्युबल हो उसको हम लोग बोलते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो विटामिन को सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे दो क्लास में डिवाइड किए, फैट सॉल्युबल विटामिन और वाटर सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन क्यों? ऐसे विटामिन जो फैट के अंदर डिसॉल्व हो या फिर आयल के अंदर डिसॉल्व हो उसको फैट सॉल्युबल विटामिन, और ऐसे विटामिन जो वाटर के अंदर सॉल्युबल हो उसको वाटर सॉल्युबल विटामिन। दूसरी बात कि जितने ये ऐसे विटामिन होते हैं जो वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं किए जा सकते। फैट सॉल्युबल विटामिन को हम लोग वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं कर सकते, और वाटर सॉल्युबल विटामिन को हम लोग ऑयल्स के अंदर या फिर फैट के अंदर डिसॉल्व नहीं कर सकते। फैट के अंदर डिसॉल्व नहीं कर सकते। तो फैट सॉल्युबल विटामिन वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होगा, और वाटर सॉल्युबल विटामिन आयल या फिर फैट के अंदर डिसॉल्व नहीं होगा। वो कौन कौन से विटामिन हैं जिसको फैट सॉल्युबल विटामिन कहते हैं? तो विटामिन ए, डी, ई एंड के, 4 विटामिन हैं जो इस फैट सॉल्युबल विटामिन कहलाते। कौन? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये कौन से विटामिन होते हैं? फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। और वाटर सॉल्युबल विटामिन विटामिन सी और विटामिन बी। विटामिन बी और विटामिन सी जो होता है वो वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है, वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है। ए, डी, ई और के फैट सॉल्युबल विटामिन, विटामिन सी और विटामिन बी वाटर सॉल्युबल विटामिन। ये जो फैट सॉल्युबल विटामिन है वो हमारे लीवर के अंदर एब्जॉर्ब किए जाते हैं। किसके अंदर? लीवर के अंदर इसको एब्जॉर्ब किया जाता है या स्टोर किया जाता है। स्टोर लिख दो, स्टोर जो होता है, स्टोर जब इसको किया जाता है तो किसके अंदर? लीवर के अंदर इसको हम लोग क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। किसके अंदर? लीवर के अंदर। ये जो हम लोग का वाटर सॉल्युबल विटामिन है इसको हम लोग स्टोर नहीं कर सकते, इसको स्टोर हम लोग नहीं कर सकते। वाटर सॉल्युबल विटामिन को हम लोग अपने बॉडी के अंदर स्टोर नहीं कर सकते। ये एक्सक्रीट होता रहता है, एक्सक्रीट होता रहता है। किसके थ्रू? यूरिन के थ्रू। यूरिन के थ्रू विटामिन बी और सी क्या होते रहते हैं? एक्सक्रीट होते रहते हैं। तो इसको हम लोग स्टोर करना चाहें विटामिन बी और सी को तो नहीं कर सकते क्योंकि ये एक्सक्रीट होते रहते हैं यूरिन के थ्रू। ये जो हम लोग का फैट सॉल्युबल विटामिन होता है, कौन सा? फैट सॉल्युबल विटामिन। अब ये स्टोर रहता है तो इसको ज्यादा डाइट से लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये डेली सप्लीमेंट में विटामिन और सी हमको डाइट से चाहिए। डाइट में हमको लेने की जरूरत हमको हमेशा पड़ेगी, डाइट्स के रूप में टेक हमको हमेशा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल है, जल्दी जल्दी ये रिमूव आउट होता रहता है, लेकिन ये कुछ समय तक स्टोर रह सकता है। इसको भी फूड आइटम से इंटेक करेंगे, डाइट से लेंगे, लेकिन ये स्टोर रहता है हमारी बॉडी के अंदर। तो विटामिन को सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे डिफाइन किया जाता है, फैट सॉल्युबल विटामिन और वाटर सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन किसको कहते हैं? ऐसे विटामिन जो फैट के अंदर या फिर ऑयल के अंदर सॉल्युबल है उसको फैट सॉल्युबल विटामिन कहते हैं। वाटर सॉल्युबल विटामिन ऐसे विटामिन जो वाटर के अंदर सॉल्युबल तो वाटर सॉल्युबल विटामिन कहते हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन को वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, और वाटर सॉल्युबल विटामिन को ऑयल या फिर फैट में डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से हैं? तो विटामिन ए, डी, ई और के हैं। तो वहीं जो ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है वो विटामिन बी और विटामिन सी हैं। इसके साथ ही साथ फैट सॉल्युबल विटामिन को लीवर के अंदर स्टोर किया जाता है, और इसको स्टोर वाटर सॉल्युबल को हम स्टोर नहीं कर सकते, ये एक्सक्रीट होता रहता है यूरिन के थ्रू, इसलिए इसको हम लोग हमेशा डाइट के रूप में हमको इंटेक करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन और इसमें दिया हुआ है कि नेम ऑफ द विटामिन रिस्पॉन्सिबल फॉर कोआगुलेशन ऑफ ब्लड। कोआगुलेशन ऑफ ब्लड के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा विटामिन है? तो दिया है कि नेम ऑफ द विटामिन, तो विटामिन के, इसका आंसर क्या होगा? विटामिन के। विटामिन के is responsible for coagulation of
कोआगुलेशन ऑफ ब्लड। तो ब्लड के लिए के कोआगुलेशन के लिए कौन सा विटामिन रिस्पॉन्सिबल है? तो विटामिन के। फटाफट से इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। तो गाइज इसी के साथ हम लोगों ने इस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का लेक्चर नंबर 4 भी कंप्लीट कर लिया। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना है, इसलिए लेक्चर नंबर 4 को कंप्लीट कर दिया। और अब मुश्किल से एक से दो या एक ही मान के चलिए कि अब एक और वीडियो लेक्चर्स आएगा तो ये पूरा चैप्टर बायोमॉलिक्यूल का कवर हो जाएगा। लेकिन ये पूरा चीज़ अधूरा है जब तक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके नहीं बताएंगे कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है, किस में नहीं है। तो जरूर बताएं ताकि आप लोग के लिए थोड़ा सा और मेहनत हो सके। लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।